सो हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को क्लास 9 सोशल साइंस से जो आपका चैप्टर है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, ये बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूं। और ये चैप्टर आपका बेस बनाएगा इकोनॉमिक्स का, क्योंकि सोशल साइंस हम पढ़ रहे हैं और इस बार सारी बुक्स इंटीग्रेटेड हैं। एक ही बुक में आपको अलग अलग जो है पोर्शन बांट दिए गए हैं और इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी क्वेरी अगर आपकी आती है तो इंस्टाग्राम जो अकाउंट है एक लेवल स्टडी पॉइंट, यहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन है कि आखिर इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसको समझ लेते हैं। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी कि जो हमारी जरूरतें हैं, अगर हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना है तो उसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेस चाहिए होते हैं और उन रिसोर्सेस को आप कैसे यूज करते हो, इस चीज की जब स्टडी की जाती है तो वही इकोनॉमिक्स कहलाता है। देखो, हर कोई चाहता है कि भाई मेरी लाइफ में ये मिले, मुझे वो मिले, है ना। और लेकिन रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड होते हैं। हमारी इच्छाएं ज्यादा हो सकती हैं पर रिसोर्सेस बहुत कम होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमें इसके बीच का एक बैलेंस बनाना होता है। सो ऐसे में क्या होता है, इकोनॉमिक्स हमें मदद करती है कि हम रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी रिसोर्सेस हमें मिले हैं उसको हम अच्छे तरीके से कैसे यूज करें जो हमारा फायदा हो सके। देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा है और ऐसे में रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड होते हैं। तो यहां पर स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, यानी कि रिसोर्सेस की कमी हो सकती है लेकिन हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, रिसोर्सेस जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल यानी पैसा और टाइम, ये सब लिमिटेड है। आप ये नहीं कह सकते कि पैसा अनलिमिटेड हो सकता है या ये सारी चीजें अनलिमिटेड हो सकती है। ठीक है, हर चीज अनलिमिटेड नहीं है, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है। सो रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में अगर अपने को यूज करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट चाहता है कि भाई वो एक नया मोबाइल खरीद ले। ठीक है, वो कोई भी मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप खरीद ले, बाइसिकल खरीद ले, उसकी इच्छाएं बहुत सारी हो सकती हैं। कोई गेम खरीद ले, प्ले स्टेशन खरीद ले, लेकिन उसके पास पैसा लिमिटेड है, उसके पास वो जो कैपिटल का रिसोर्स है वो बहुत लिमिटेड है। तो क्या वो सब कुछ खरीद पाएगा? वो नहीं खरीद पाएगा। तो इसी को हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट को कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा, या तो मोबाइल, या तो लैपटॉप, या फिर वो गेमिंग सेट। अब ये कैसे चूज होगा जिससे उसको ज्यादा फायदा हो, जो रिसोर्स उसको ज्यादा हेल्पफुल लगेगा वो उसी पर पैसा लगाएगा, अपना कैपिटल खर्च करेगा। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके ही ये ज्ञान आपको मिल पाएगा कि सही जगह पर पैसा कहां लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है। हाउ एवरी चॉइस हैज अ कॉस्ट, आप जो भी इच्छा रखते हो ना उसकी कोई ना कोई कीमत होती है पीछे। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसा मैंने आपको बताया हमारा समय लिमिटेड है, हम इस धरती पर आए हैं, वी डोंट नो कि हम कितने समय तक यहां पर रहने वाले हैं। ठीक है, कोई हो सकता है कि भाई 10-5 साल की किसी की लाइफ हो तो किसी की 100 साल की लाइफ हो। तो अब हमारे पास जो पैसा है वो भी लिमिटेड होता है ना, हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है, ये हम सब जानते हैं। अब हमें क्या करना होता है, ऑप्शन चूज करने होते हैं। ये हम जानते हैं कि टाइम भी लिमिटेड है, पैसा भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। अब हमें या तो ऑप्शन ए की तरफ जाना है या ऑप्शन बी की तरफ जाना है। ठीक है, तो अपने को ये चूज करना होगा। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज सैक्रिफाइड इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि उसकी वैल्यू आपको देखनी है कि जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक तो ऑप्शन है पढ़ने का, एक ऑप्शन है कि आप मूवी देख रहे हो। ठीक है, अब आपको चूज तो कोई एक ही ऑप्शन करना है। अगर when you choose one you give up something else, क्योंकि एक चीज को जब आप चूज करोगे तो दूसरी छोड़नी पड़ेगी भाई, या तो पढ़ोगे या फिर मूवी देखोगे, है ना। सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। सो यू गिव अप वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, आपने मान लो डिसाइड किया कि आप पढ़ोगे, आप मूवी नहीं देखोगे, तो आपने एक चीज को छोड़ दिया ना। आपको पता है कि द मूवी इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि ये आपकी कॉस्ट है, आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये है चॉइस, आपकी इच्छा। उसके बाद आपके ऑप्शंस होते हैं कुछ आपके सामने, फिर आपको कोई एक चीज को चूज करना होता है। सो इकोनॉमिक्स आपको इसी चीज की स्टडी करवाती है
इंडिविजुअल्स की, है ना, अलग अलग तरीके के जो बिजनेस होते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं, और गवर्नमेंट के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करती है ना। और इससे क्या होगा, जब आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तो आप अच्छे से प्रोडक्शन चीजों का कर पाओगे। आपके पास एक डेटा होगा कि भाई किस चीज का प्रोडक्शन करना है, किस चीज का प्रोडक्शन नहीं करना है, कैसे उसका कंजम्पशन करना है और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये दोनों तीनों चीजें जो है इकोनॉमिक्स पढ़कर आपको समझ में आ जाती है। अब कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, यूज करना, यानी कि आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हो उसको हम कंजम्पशन कहते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है जो भी सामान आप बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जिसको सामान की जरूरत है वो सामान वहां तक पहुंचाया जा रहा है, तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर इकोनॉमिस्ट जो होता है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट कौन होता है, एक एक्सपर्ट है जो इकोनॉमिक्स का बहुत तगड़ा विद्वान है, आप मान लो। अब जो इकोनॉमिस्ट होगा वो स्टडी करता है किसी भी देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं उसको वो बहुत अच्छे से देखता है, ठीक है, और फिर सजेशन देता है गवर्नमेंट को कि अगर आप ऐसा करोगे तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा, अगर हम ये करेंगे तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा। और इसके लिए सबसे पहले तो वो डेटा को एनालाइज करता है। देखो, जो भी इकोनॉमिस्ट होगा वो हवा में बात नहीं करता, वो डेटा को देखेगा, सबसे पहले डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करेगा, उसके बाद वो मार्केट को देखेगा, मार्केट का पैटर्न देखेगा, किस चीज की डिमांड ज्यादा आ रही है वो उस चीज का डेटा रख लेगा। फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस को, है ना, या गवर्नमेंट को अपना सजेशन देगा कि भाई इस चीज की डिमांड ज्यादा आ रही है तो इस चीज की सप्लाई हमें देनी है, इस चीज का प्रोडक्शन अपने को करना है। और जो भी सरकार पॉलिसीज बनाती है उसमें क्या सुझाव हो सकता है, क्या उसमें बेटरमेंट हो सकता है, ये इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करता है ना। अगर महंगाई बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में भी इकोनॉमिस्ट कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है, कोई ना कोई आइडिया जरूर देगा जिससे कि इस प्रॉब्लम से हम टैकल कर सकें। और ये जो इकोनॉमिस्ट होगा वो देश की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है तो ये इकोनॉमिस्ट मदद करेगा कुछ ऐसी पॉलिसीज बनवाने में जिससे कि रोजगार मिले युवाओं को, जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनका फायदा हो, और फाइनली देश लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहे, यानी कि देश की जो इकोनॉमिक्स जो पूरी कंडीशन है वो सही रहे। तो ये एक इकोनॉमिस्ट का काम होता है जो मैंने आपको बताया। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो कोई भी अगर आप देश में चले जाओ 3 प्रॉब्लम्स पे बात जरूर होती है। जब आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो तो इन 3 प्रॉब्लम्स पे आपको डिस्कस करना होता है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया रिसोर्सेस तो लिमिटेड है अपने पास, चाहे वो पैसा है चाहे वो टाइम है, वो लिमिटेड है। अब ऐसे में 3 सवाल हमारे सामने आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको प्रोड्यूस या प्रोडक्शन किस चीज का करना है, ये सही डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कितनी क्वांटिटी में कौन सा सामान बनाना है किसी देश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कि हमें देश में हॉस्पिटल ज्यादा बनाने चाहिए या शॉपिंग मॉल्स ज्यादा बनाने चाहिए, तो यहां पर यह सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि जब प्रोडक्शन करना है तो वो प्रोडक्शन का मेथड क्या होगा, क्या उसमें वर्कर्स या मजदूर ज्यादा लगाने हैं या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मशीनों से करवाना है, तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि हम जो भी प्रोडक्शन अपने देश में करने जा रहे हैं वो किसके लिए करने वाले हैं, ठीक है, उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको उसका फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हाउ शुड फूड, क्लोथिंग एंड अदर प्रोडक्ट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। अब देश में बच्चा भी है, देश में बूढ़ा भी है, देश में, है ना, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो हमें यह देखना है कि कोई भी क्वांटिटी अगर आपको रखनी है तो वो किस कैटेगरी के लिए कितनी रखनी है, ये आपके सामने एक सवाल होता है कि किसके लिए वो हम बना रहे हैं। तो ये 3 चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे मेन होती हैं, ये 3 सवाल। इकोनॉमिक सिस्टम्स, अब मैं आपको बताऊंगा हर देश की इकोनॉमी को चलाने का हर किसी का अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे आप देखोगे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल्स हो, और कहीं कहीं पे सब कुछ प्राइवेट होता है, स्कूल्स भी प्राइवेट, हॉस्पिटल्स भी प्राइवेट। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो हमारे यहां पर तो सरकारी स्कूल भी है, हमारे यहां पर प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, तो ये तो मिक्सअप हो गया। तो इसीलिए यहां पर
3 सिस्टम बताए गए हैं आपके सिलेबस में। कैपिटलिज्म यानी कि जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम होगा, आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, आप कितना भी अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, यू आर फ्री, यू आर इंडिपेंडेंट, आपको कोई भी रोकने नहीं आएगा। यहां पर बिजनेसमैन, जो प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट कंपनियां, उनका फायदा होता है, वो जैसे मर्जी चाहें कर सकते हैं अपना काम। ओके भाई, सिंपल है। अब सोशलिज्म क्या कहता है? सोशल यानी कि नाम से समझो, सोशलिज्म यानी कि समाज, सोसाइटी के लिए कुछ करना। अब यहां पर मोस्टली जो चीजें होंगी वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। यहां पर सरकार के हाथ में ही ज्यादातर चीजें होती हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, आपके हॉस्पिटल्स, मोस्टली जो चीजें होंगी वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होंगी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। यानी कि सरकारी स्कूल में आप जाते हो, सरकारी हॉस्पिटल्स में आप जाते हो, तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। तो सोशलिज्म का मॉडल यह कहता है कि वेलफेयर स्टेट बनाना है, अपने को वेलफेयर, लोगों के भलाई के लिए काम करना है। अब इंडिया की बात करें तो हमारे यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल चलता है। मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क करती है, जैसे यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे और गवर्नमेंट सेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे। इट मींस दोनों ही चीजें हमारे यहां पर साथ साथ चलती हैं। सो ये 3 मॉडल्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो फटाफट से आप बताना कमेंट बॉक्स में, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये 3 सिस्टम्स हैं। अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं डिटेल में। पहले तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था, अब मैं आपको बताऊंगा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है। स्कैरसिटी होता है कमी, रिसोर्सेस यानी कि जो भी चीजें जिससे हमारा काम कोई ना कोई हो रहा है, अगर उसकी कमी हो जाए तो वो स्कैरसिटी कहलाता है। सो यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, बट हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, इसी को कहते हैं स्कैरसिटी। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, हमें पता है पैसा हमारे पास इतना ही है, पर इच्छाएं हैं हमारी, ये भी बंगला भी खरीदना है, कार भी खरीदनी है, सब कुछ खरीदना है। तो इच्छाएं तो भाई अनलिमिटेड हैं, लेकिन अगेन जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, रिसोर्सेस लाइक द फॉलोइंग आर नॉट अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। चाहे वो जमीन है, ये तो है नहीं किसी के पास अनलिमिटेड जमीन है भाई, मान लिया जमीन होगी तो उसकी लिमिट तो होगी कोई, या आपके पास पैसा है तो ये भी नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड पैसे का ग्लिच हो गया है जो वो खत्म ही नहीं हो रहा है, पैसा भी है तो खत्म होगा, लिमिटेड है। चाहे वो लेबर है, ठीक है, काम करने वाले हैं, वो भी लिमिटेड होंगे, लिमिटेड ही काम करके देंगे आपको। और चाहे फ्यूल है, हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं है हमारे देश में। और कैपिटल यानी पैसा, पानी, समय, टाइम, ये सब क्या है? ये वो रिसोर्सेस हैं जो कि लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं, डिजायर्स, वो अनलिमिटेड है। तो इसी को कहा गया है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। अब यहां पर थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो स्कैरसिटी डज नॉट मीन दैट रिसोर्सेस आर कंप्लीटली एब्सेंट। अब एक तो होता है स्कैरसिटी का मतलब कमी, अगर आप लिटरल मीनिंग पे जाओगे, बट क्या स्कैरसिटी का यहां पर मतलब यह है कि भाई बिल्कुल वो चीज खत्म ही हो गई है, हमारे देश में मौजूद ही नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, पानी है, वाटर है, ऐसा नहीं है हमारे देश में पानी नहीं है पीने के लिए, पानी है लेकिन लिमिटेड है। हमारे यहां पर वो इतना इनफ नहीं है कि हम उसको अनलिमिटेड यूज करते रहें। एक दिन है कि पानी खत्म हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो हर किसी को पानी चाहिए, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है। सिमिलर एग्जांपल फॉर मनी। अब पैसा है, ऐसा नहीं है लोगों के पास जेब में पैसा ही नहीं है, पैसा तो है, बट अगेन वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, लेकिन वो है नहीं। तीसरा है टाइम। अब ऐसा भी नहीं आपके पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है, टाइम है आपके पास, ठीक है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे हैं दिन में। ये नहीं है कि दिन में आपको 100 घंटे मिल जाएंगे, टाइम भी है लेकिन सिर्फ 24 घंटे का है। तो स्कैरसिटी का मतलब इकोनॉमिक्स में आप लिटरल मीनिंग पे मत जाना कि वो चीज है ही नहीं, वो है बट लिमिटेड है। सो एवरी रिसोर्सेस हैज अल्टरनेटिव यूजेस बट लिमिटेड अवेलेबिलिटी। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब इंसानों की बात करें, हम अपनी बात करें, तो हमारी डिजायर्स खत्म होने वाली चीज नहीं है। ह्यूमन बींग्स, जो हम इंसान हैं, हम चाहते हैं खाना, कपड़ा ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड हमें मिलता रहे, तरह तरह के हम कपड़े पहने, है ना, अलग अलग तरीके का खाना रोज अपने को मिलता रहे। चाहे हम घर की बात करें, हम चाहते हैं हमें अच्छा घर मिले, बड़ा बड़ा घर आपको रहने को मिले, है ना, और आपको अच्छी एजुकेशन मिले जिससे कि आप आगे सक्सेसफुल हो पाओ, ये हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें गाड़ी, बाइक, मोबाइल, है ना, ईयरफोन, सब कुछ मिले, ये हमारी डिजायर्स हैं। हम चाहते हैं कंफर्ट और लग्जरी, है ना,
कि हम एक रिलैक्सिंग लाइफ जी सकें। तो ये टॉपिक अपने को यही समझाना चाह रहा है कि हमारी ये चीजें कभी एंड होने वाली नहीं है, ये एक लूप है, ये चलता रहेगा, ये चक्र है। सो यही इकोनॉमिक्स हमें समझाती है कि बेटा सुनो, ये जो रिसोर्सेस है ना ये लिमिटेड है, बट आपकी डिजायर्स तो खत्म होने वाली नहीं है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखो स्कैरसिटी ऐसा है कि भाई देखो रिसोर्सेस ना बहुत लिमिटेड है और इसकी वजह से हम हर चीज तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम कुछ एक ऑप्शन की तरफ अपने को जाना पड़ता है कि हाँ ये फायदा है तो इसी को ही हम बनाएंगे। सो जो इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो जब भी डिसीजन लेंगे ना वो सोच समझ कर लेंगे कि अगर इस रिसोर्स का यूज करना है तो वो कैसे करना है, सोच समझ कर इसको यूज करना है। ठीक है, व्हाट, हाउ, फॉर हुम, जो मैंने अभी पीछे भी डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है आपके साथ। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ये है रिसोर्सेस। देखो रिसोर्सेस का नाम बार बार आया है इस चैप्टर में अभी तक, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। सो रिसोर्सेस कोई भी ऐसी चीज A to Z जो आपके काम आ रही है, आपका कोई ना कोई काम उससे बन रहा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो फ्यूल है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो पैसा है, यानी कि आपके पास जो भी ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करती है, ठीक है, और आपकी जो भी जरूरतें हैं, जो आपकी वांट्स हैं वो पूरा हो रही है उससे, तो वो एक रिसोर्स है। जैसे नेचुरल रिसोर्स की बात करूं तो ये जमीन, देखो भाई रहना है तो जमीन चाहिए, तो जमीन आपकी जरूरत को पूरा करती है, तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है। पानी की बात करें, पानी भी एक तरीके का रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, पानी पीना भी है, नहाना भी है। और फिर आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी कि जो इंसान है वो भी तो किसी के काम आते हैं। मान लो कोई वर्कर है तो भाई वो कुछ ना कुछ तो बनाकर देगा, तो वो भी एक रिसोर्स हुआ ना किसी के लिए, ठीक है, और जो उसकी स्किल है किसी के तो काम आएगी। और मशीन्स, टूल्स, ये मैन मेड रिसोर्स हो गए। एक तो नेचुरल हो गए जो हमें भाई नेचर ने दिए हैं, जो पानी, हवा है ना, ये लैंड, ये सब कुछ क्या है, ये नेचर का दिया हुआ है। लेकिन कुछ रिसोर्स हमने खुद भी बनाए हैं जो हमारे काम आते हैं। टूल्स हो गए, गैजेट्स हो गए, है ना, मोबाइल फोन्स हो गए, या आपकी मशीनें हो गई, ये है रिसोर्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेड नेचर ऑफ रिसोर्सेस। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो रिसोर्सेस है ना इसका नेचर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सा है, ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। हमारी नीड्स बहुत ज्यादा हैं, पर यही जो लकड़ी, पानी, फ्यूल, ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है हम इंसानों के यूज के लिए। सो इसीलिए कमी हो जाती है रिसोर्सेस की। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब आप इसको पढ़ते हो तो रिसोर्सेस आर द इनपुट्स यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर रिसोर्सेस का मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये एक इनपुट है, यानी कि ये एक बेस है, रिसोर्स से ही आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज बना पाते हो, ठीक है। सो आउटपुट निकल पाता है। सो चाहे वो मटेरियल हो, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, चाहे वो इंसानों का, वर्कर्स का एफर्ट्स हो, चाहे वो मशीनें हो, चाहे वो टूल्स हो, तो ये इकोनॉमिक्स की नजर में इनको रिसोर्सेज कहा जाता है, जिससे कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। दोज इनपुट्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज, ठीक है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ये मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको और डिटेल में जाओगे तो एक तो लैंड रिसोर्सेस है, लैंड में आ जाएगा आपका जितना भी नेचुरल रिसोर्स का जो पूरा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चाहे इसको आप गिफ्ट ऑफ नेचर भी कह सकते हो, ये खुद नेचर ने अपने को दिया है, ठीक है, ह्यूमंस को। जैसे सॉइल हो गई, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, क्लाइमेट, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए रिसोर्सेस हैं, ठीक है। कैसे, अब मिट्टी है तो भाई मिट्टी में आप एग्रीकल्चर, खेती वगैरह कर रहे हो। वाटर है तो आप पीने में यूज कर रहे हो, खाने में यूज कर रहे हो, नहाने में यूज कर रहे हो। फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट से आपको भाई लकड़ी मिलती है, फॉरेस्ट से आपको मेडिसिन मिलती हैं, बहुत सारी फ्रूट्स मिलते हैं। मिनरल्स हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है, तो उसको भी आप यूज करते हो। सिमिलरली क्लाइमेट है, ये नेचर का एक बहुत बड़ा वरदान है कि भारत में बारिश होती है, क्योंकि अगर क्लाइमेट हमारे अकॉर्डिंग ना हो ना तो शायद हम वहां पर जी भी ना पाए, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से नेचर का गिफ्ट है। तो ये तो लैंड रिसोर्स हो गए। अब लेबर का मतलब होता है ह्यूमन एफर्ट, मेहनत, मजदूरी जो एक इंसान करता है, ठीक है। तो इसके अंदर फिजिकल वर्क भी आता है, जो लोग अपनी दिहाड़ी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जो मिस्त्री वगैरह हो गए वो इसमें आ जाते हैं। मेंटल वर्क का मतलब है जो मेहनत तो कर रहे हैं पर दिमाग का ज्यादा यूज कर रहे हैं, फिजिकल मूवमेंट कम कर रहे हैं। जितने लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे।
जो भी लोगों की स्किल्स हैं जिससे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से रिसोर्स ही कहलाता है। तीसरा कैपिटल। कैपिटल का मतलब है भाई वो रिसोर्सेस जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या आप पैसा भी कह सकते हो उसको। इसमें मशीनें हैं, टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ये सब होंगी तभी आप प्रोडक्शन कर पाओगे। मशीनें होंगी तभी तो कुछ करोगे, टूल्स होंगे तभी आप कुछ कर पाओगे, बिल्डिंग भी आपको चाहिए भाई, फैक्ट्रीज भी चाहिए, उसके अंदर ही प्रोडक्शन होगा, टेक्नोलॉजी भी चाहिए उस प्रोडक्शन को करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या है इसको समझो। ये आपके अंदर की एक एबिलिटी है कि भाई आपके अंदर एक ऐसी स्किल है कि आप अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो। सो जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, मतलब कोई नया स्टार्टअप करता है, वो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर कवर होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जैसा कि हमने बताया कि हम चाहते हैं कि सेटिस्फेक्शन मिले, बट हमेशा मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब एक चीज मिल गई तो फिर दूसरी कोई इच्छा होने लगेगी। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये एक इन्फिनाइट प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको खाना मिल गया, फिर आपको कपड़े चाहिए, कपड़े मिल गए तो आपको घर चाहिए, फिर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए, फिर घर मिल गया तो फिर आपको बड़ा घर चाहिए, फिर आपको अच्छा मोबाइल भी चाहिए, फिर आपको वर्ल्ड टूर भी करना है, आपको यूरोप में भी जाना है, आपको अमेरिका भी देखना है ना, आपको फिर लग्जरी आइटम भी चाहिए। तो ये खत्म नहीं होती चीजें, ये हमेशा नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये जो हमारी इच्छाएं हैं ये रीओकर होती रहती हैं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ये साइकिल चलता रहता है, जो हमें इकोनॉमिक्स समझाना चाह रहा है। और हमारी जो जरूरतें हैं वो हमारी एज के हिसाब से, जैसा फैशन चल रहा है उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से बदलती रहती हैं। भाई पहले जमाना था कि लोगों को साइकिल चाहिए होती थी, आज जमाना है लोगों को बाइक चाहिए, है ना। तो ये हमारी इच्छा बदल रही है समय के अनुसार, ये कभी एक जैसी नहीं रहेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, क्योंकि हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं और रिसोर्सेज बहुत थोड़े से हैं। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिसाइड करना पड़ता है कि भाई अपनी प्रायोरिटी बनाओ कि क्या क्या अभी चाहिए जो जरूरत हो, क्योंकि कभी कभी इच्छा ऐसी भी होती है जो वो किसी काम की चीज नहीं होती, वो हम ले आते हैं। तो हमें एक लिस्ट बनानी होती है कि ये हमारी प्रायोरिटीज है, ये हमें अभी चाहिए। तो हमें वांट्स को एक साइड रखकर प्रायोरिटीज पे फोकस करना होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्कैरसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब स्कैरसिटी को हम सोसाइटल लेवल पे समझेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में स्कैरसिटी को बहुत डिटेल में बताया गया है कि सोसाइटल लेवल पे स्कैरसिटी को आप कैसे देख सकते हो। देखो, हर देश के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन जो वहां की पॉपुलेशन है वो बहुत कुछ चाहती है। तो सोसाइटी भाई अनलिमिटेड तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर देगी। आप एक सोसाइटी में रह रहे हो सकता है वहां बहुत सारे लोग हैं, सबकी बहुत अलग अलग इच्छाएं हैं, पर सबको सब कुछ मिल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर, पैसा, टेक्नोलॉजी, नेचर ने जो हमें गिफ्ट दिए हैं, वो गिफ्ट ऐसा नहीं है कि नेचर दे ही रहा है, वो भी एक लिमिटेड है ना। आप उसको ज्यादा यूज करोगे तो वो खत्म हो जाएंगे, फ्यूचर जनरेशंस को कुछ भी नहीं मिलना। सो अ गवर्नमेंट हैज टू चूज बिटवीन स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि कहां पर पैसा लगाना है, कहां गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है। इफ स्पेंडिंग इंक्रीजेज इन वन एरिया इट रिड्यूसेस इन अनदर। मान लो गवर्नमेंट डिफेंस पे ज्यादा पैसा लगा रही है, तो आप देख लेना बजट का जो सेशन होता है उसमें फिर एजुकेशन का बजट कम कर देगी। ये एक प्लानिंग होती है कि हमें किस सेक्टर में पैसा लगाना है, अगर एक पर लगाओगे तो दूसरे पर कम करना ही पड़ेगा। यही तो स्कैरसिटी है कि लिमिटेड पैसा है, ये नहीं है कि सारे सेक्टर में बराबर पैसा गवर्नमेंट लगा देगी, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या होगा कि जब स्कैरसिटी है, आपको पता है कि लिमिटेड चीजें हैं, तो फिर आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। यहां पे कॉन्सेप्ट निकल कर आता है प्लानिंग का। प्लानिंग यानी कि आपको जो भी काम करना है आप उसकी प्रॉपर एक भाई प्लानिंग पहले से करके रखोगे, ये हमारे गोल्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम करने वाले हैं। और आपको पता है अगर कोई चीज लिमिटेड है तो आप अपना बजट टाइट करोगे, इसको कहते हैं बजटिंग। यानी कि आप लिख लोगे कि भाई इतना इतना पैसा यहां लगाना है, वहां नहीं लगाना है, तो बजट बना लोगे
आप यहीं से फिर पॉलिसीज बनाना शुरू कर दोगे। लोगों ने पॉलिसी बनाना क्यों शुरू किया? कभी आपने सोचा नहीं क्या? इंसानों के पास अनलिमिटेड पैसा होता तो क्यों पॉलिसीज बनाते? हर कोई भाई खर्च करता और मौज में रहता। तो पॉलिसीज बनाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट ही इसीलिए किया था, बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी, बिकॉज ऑफ कमी। जब कमी है तो भाई उसके लिए अपने को प्लान बनाना पड़ेगा, रिसोर्सेज को प्रॉपरली कैसे एलोकेट करना है वो हमें सोचना पड़ेगा। तो ये है स्कैरसिटी एट सोसाइटल लेवल। अब स्कैरसिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अगर आप समझो, ठीक है, ये तो आप समझ चुके हो। अब आई होप इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं स्कैरसिटी वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं और इसी की वजह से क्या है, इम्बैलेंस बन जाता है और हमारी सारी चीजें पूरी नहीं हो पाती एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही टाइम पर सब कुछ अपने को नहीं मिल पाता, तो फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि रिसोर्सेज कम है। ठीक है, अब लोगों को चॉइस लेनी पड़ेगी, एक ना एक ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा फिर। सो अब ऐसे में कोई एक चीज तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, या तो ये रास्ता है या ये रास्ता है, या तो बेटा आईफोन ले लो या अपनी पढ़ाई के लिए कोई अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले लो। अब बच्चा सोचेगा भाई क्या करना चाहिए मुझे, तो वो एक रास्ते पर खड़ा हो जाता है। तो इसी को मैंने आपको पीछे बताया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है कि जहां आपको एक चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल या तो मोबाइल खरीद लो या फिर आप बाइसाइकिल खरीद लो। सो अब आपको कोई एक चीज चूज करनी है तो एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी, गिव अप करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्कैरसिटी। अब ये क्यों जरूरी है, अब इसकी इंपॉर्टेंस वाले कंक्लूजन पे आते हैं। कैसे कैसे होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो सोसाइटी के अंदर जब आप रहते हो ना तो बहुत जरूरी है कि आपको स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि जब ये पता होगा तभी आप अपने प्लान्स बनाना शुरू करोगे, तभी आप फालतू खर्चा नहीं करोगे, तभी आप रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करोगे, वेस्ट कम से कम जनरेट होगा क्योंकि आपको पता है भाई ये चीज लिमिटेड है, और आप डेली लाइफ में अच्छे डिसीजन ले पाओगे। आप अपना जो पॉकेट मनी है, जो पैसा है, उसका बजट बनाओगे अच्छे से, जो भी आपके पास आपको घर चलाना है तो आप जानते हो कि भाई इस चीज की कमी है, पैसा लिमिटेड है, तो आप उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे। ये है इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। चॉइस क्या है? ठीक है, हमारी जो चॉइस है, देखो रिसोर्सेज बहुत कम है, आपको मैंने बता दिया। अब इकोनॉमिक्स में चॉइस का मतलब होता है कोई एक चीज को आपको चूज करना है। ठीक है, आपको या तो ये रास्ता या तो वो रास्ता, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। क्योंकि हमारे पास पैसा, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आप ये कर सकते हो कि भाई गेम ना खरीद कर कोई किताब खरीद लो, ये एक चॉइस का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में ये हो जाएगा। इसके अलावा आप पैसा सेव कर लो, इंस्टेड ऑफ उसको खर्च करना, फिजूल खर्ची से अच्छा है उसको बैंक में सेव कर लो, अपने पिगी बैंक में सेव कर लो, है ना, गुल्लक में सेव कर लो, और टीवी देखने की बजाय पढ़ाई कर लो। तो ये ऑप्शंस जो आप अलग अलग आपके सामने आ रहे हैं, ये चॉइस है कि भाई एक चॉइस कर लो, या तो ये कर लो या वो कर लो। तो इसी को इकोनॉमिक्स में चॉइस कहा जाता है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये पीछे आपको इंट्रोडक्शन में भी आपको मैंने बताया था, थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूं अगर ना समझ आया हो। देखो अब दो रास्ते में से एक रास्ता आपको चूज करना था, आपने एक रास्ता चूज किया, भाई मैं बुक ले रहा हूं, मैं मूवी नहीं देखूंगा, बुक पढ़ूंगा, तो ऐसे में दूसरी चीज आपने गिव अप कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है, वो स्पेंड करता है 2 घंटे वॉचिंग अ मूवी इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, है ना, वो 2 घंटे मूवी देख कर आया, उसने पढ़ाई नहीं करी, तो उसकी चॉइस थी मूवी देखना। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अब उसने क्या सेक्रीफाइस किया है, यहां पर उसकी पढ़ाई का टाइम गया, उसकी जो नॉलेज उसको मिलनी थी वो अब नहीं मिलेगी, तो ये है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सो सिर्फ पैसा नहीं होता भाई, सिर्फ ये नहीं है पैसे का लॉस हो गया उसी को ही हमेशा आप सेक्रीफाइस करोगे। सेक्रीफाइस आपका टाइम भी होता है, आपका टाइम गया है, आपका सेटिस्फेक्शन गया है, आपको जो फायदा मिलना था वो क्या पता ना मिला, क्योंकि अगर आप मूवी की जगह पढ़ लेते तो शायद आपका वो टाइम सही जगह यूज हो जाता, शायद वो कहीं आपको आगे नॉलेज काम आ जाती। तो चॉइस इकोनॉमिक्स में ये कहती है कि आप जो डिसाइड कर रहे हो उसका मतलब है चॉइस, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है जो चीज आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये चीजें साथ साथ चलती हैं। नेचर ऑफ चॉइस इन इकोनॉमिक्स। तो अब ऐसे में जब आप इकोनॉमिक्स की तरफ आप जाओगे, बिकॉज हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो चॉइस का नेचर है ना, वो यही है कि एक ऑप्शन चूज करना, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है, इच्छाएं ज्यादा हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं,
और हर चीज तो हमें एक टाइम पर मिल नहीं सकती है, ये आप समझ चुके होंगे। तो चॉइस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूज रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, एक चॉइस एक ऑप्शन रखोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो, अपना टाइम जो कि एक रिसोर्स है आप पढ़ाई में लगाते हो, ठीक है, तो दैट टाइम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लेजर, फिर वो आपका टाइम पढ़ाई में ही लगेगा। वो एक टाइम पर आप दो काम नहीं कर सकते कि आप मजे भी कर रहे हो पढ़ाई भी कर रहे हो, ये एक साथ नहीं चल पाता। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। चॉइस एट द इंडिविजुअल लेवल। अब ये जो चॉइस होती है ना, ये हर किसी की अलग अलग होती है, सबकी चॉइस एक जैसी तो नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, पैसा, टाइम और एनर्जी। एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो हर किसी की चॉइस अलग होगी। अगर उसके सभी के पास हजार हजार रुपए हैं, क्या जरूरी है सभी लोग 1000 रुपया एक ही जगह पर खर्च करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चॉइस सबकी अलग होती है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो शायद किताब, गेम और पैसा सेव करना इसको चूज करे। ठीक है, एक पर्सन कर सकता है ऐसा कि वो स्टडी, वर्क, रेस्ट और एंटरटेनमेंट इसको चूज कर ले, या फिर अ पर्सन यूज मनी, स्पेंड, सेव और इन्वेस्ट, या वो अपने पैसे को थोड़ा खर्च करे, थोड़ा सेव करे, थोड़ा बचाए। तो हर किसी की चॉइस अलग अलग है पैसे को लेकर, तो आप ये नहीं कह सकते कि सभी की एक जैसी होगी। सो अब जो भी इंडिविजुअल है, मान लो मैं हूं, तो मैं क्या करूंगा, अल्टरनेटिव देखूंगा, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन सी क्या है। मान लो ऑप्शन ए है पढ़ना, ऑप्शन बी है मूवी देखना, ऑप्शन सी है बाहर घूमने जाना है। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा सबसे पहले अपने लेवल पर, क्योंकि वो चीज मेरे से जुड़ी हुई है। फिर मैं फायदा देखूंगा कि क्या चीज करने से मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्या चीज करने से मेरा फायदा हो रहा है। फिर मैं देखूंगा कि भाई अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या ज्यादा नुकसान हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसको कंपेयर करके फिर फाइनल आइडिया पे मैं आऊंगा, तो इसको मैं चॉइस कहूंगा। ठीक है, कि अब मैंने अपनी चॉइस बना ली। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब लेकिन जब हम सोसाइटी पे आ जाते हैं, अब मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इंडिविजुअल चॉइस क्या होती है। अब मैं सोसाइटी के अंदर अगर चॉइस की बात करूं, तो जैसे कि जमीन हो गई, लेबर, पैसा, कैपिटल, मनी, टेक्नोलॉजी, ये सब लिमिटेड है हमारे पास। सोसाइटी के अंदर हम सब लोग रहते हैं। तो अब सोसाइटी की जब बात आती है तो ये सीधा सीधा गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। अब गवर्नमेंट को या तो भाई एजुकेशन पे पैसा लगाना पड़ेगा ज्यादा, या हेल्थ केयर पे, या डिफेंस पे, या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह बनाने में, या लोगों के वेलफेयर पे। तो अगर भाई एक सेक्टर पे ज्यादा पैसा लग रहा है तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली वो पैसा कम हो जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, अपना बजट बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है कि सोसाइटी में हमें जो चॉइस बनानी है तो उसका क्या फायदा होगा, उसको कंपेयर किया जाता है। देन उसके बाद सोसाइटल लेवल पे चॉइस ली जाती है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक भी आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दिया था कि भाई आपने एक चीज को गिव अप कर दिया, दूसरी चीज आपको मिल रही है। ठीक है, सो हम हर चीज तो हमें नहीं मिल सकती, चाहे पैसा है, चाहे टाइम है, चाहे खुशी है, चाहे बेनिफिट्स है, वो सब लिमिटेड है। और एग्जाम्पल के लिए गेम्स इंस्टेड ऑफ स्टडी। अब अगर आप गेम खेलते हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, थोड़ा सिनेरियो बदल दें, तो ऐसे में आपके नंबर गिर जाएंगे, है ना, आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ये एक हिडन कॉस्ट है। आपको टेम्परेरी मजा आ जाएगा, आपने गेम खेल ली, बट बाद में जो लॉस्ट होगा यही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंस आप समझ लो कि इससे अपने को मदद मिलती है। जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं ना, उसकी कॉस्ट क्या होगी ये तभी आपको समझ आएगी जब आप एक ऑप्शन को चूज करते हो, आपको पता है कि वो चीज नहीं करूंगा तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, और इससे आप मैनेजमेंट अपना सही कर पाते हो। आप फिर अपना पैसा, अपना टाइम सोच समझकर खर्च करोगे, एंड इससे क्या होगा, बिजनेस में भी फायदा होता है और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलता है जब गवर्नमेंट इस चीज को सोच समझकर डिसीजन लेती है। सो वेस्ट कम से कम होगा। अगर डेली लाइफ की बात करूं तो हमारी बहुत सी चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, फोन इंस्टेड ऑफ बाइसिकल। अब अगर मान लो आपने मोबाइल खरीद लिया, बाइसिकल आपने नहीं खरीदी, तो मोबाइल आपको मजे देगा, लेकिन सोचो आपका जो ट्रेवलिंग का बेनिफिट था, घूमना फिरना, साइकिल लेकर जाना, वो तो नहीं मिल पाएगा आपको। और ऐसे ही अगर आपने टीवी इंस्टेड ऑफ स्टडी, तो आपने टीवी देख लिया, चलो मजा आ गया, बट आपकी लर्निंग, आपकी नॉलेज, आपके मार्क्स, वो सब अफेक्ट होंगे। स्लीप इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप सोते रहोगे,
एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिटनेस जाएगी। तो ये आपको कोस्ट समझनी है कि अगर कोई चीज गिव अप कर रहे हो तो वो उसकी कोस्ट क्या होगी। ठीक है, स्केर्सिटी द कोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अब यहां पे हमारा ये चैप्टर कंक्लूजन की तरफ जब जाता है तो वो इकोनॉमिक्स का यही हमें बताना चाह रहा है कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि भाई हमें चूज करना पड़ता है कि भाई हमारी इच्छाएं और रिसोर्सेज के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है अपने को, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये टॉपिक आई होप अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये हमारे इकोनॉमिक्स की कोर प्रॉब्लम है। और यहां पर डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो आपको जब भी आप गवर्नमेंट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे जब कोई डिसीजन लेते हो तो आपको ये ही वर्ड याद रखना है दिमाग में कि भाई कोई भी चीज अपने पास अनलिमिटेड नहीं है, चाहे वो आपका टाइम ही क्यों ना हो। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनको देखना है कि भाई रेस्ट करना है या पढ़ना है या मूवी देखनी है। ठीक है, बिजनेसमैन है तो उनको भी देखना होगा कि भाई कौन से प्रोजेक्ट पे कितना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा लिमिटेड है, उतना ही है। गवर्नमेंट है तो उसको भी देखना पड़ेगा, हेल्थ पे ज्यादा पैसा लगाना है या डिफेंस पे, हथियारों पर या एजुकेशन पर। सो स्कैरसिटी का ही कॉन्सेप्ट है जिसको समझना पड़ता है। तो अब ऐसे में इकोनॉमिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। इकोनॉमिस्ट कौन होता है? जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी के पैटर्न को समझता है ना, सारा डेटा इकट्ठा करके रखता है अपने पास और सोसाइटी को हेल्प करता है कि भाई अगर आप मेरी सलाह मानोगे, क्योंकि ये देखो ये विद्वान है, ये स्कॉलर है, इकोनॉमिक्स को पढ़ के बैठा है, तो ये जो सलाह देगा वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोग पॉवर्टी को देख रहे हैं, गरीबी, इन्फ्लेशन, हर चीज महंगी हो रही है, पानी कम है, फ्यूल कम है, एलपीजी गैस की किल्लत कितनी हो गई थी। तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना वो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इनका काम क्या है कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स आई हैं हमारे देश में, हमें कैसे भी करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो मेन रोल क्या है? यही है कि भाई जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है किसी देश की, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है और उसके बाद उसके पीछे का रीजन समझकर उसका सॉल्यूशन भी देते हैं जो इकोनॉमिस्ट होते हैं। क्या करते हैं ये इकोनॉमिस्ट? एनालिसिस करते हैं कि भाई लोग क्या चूज कर रहे हैं और क्या वो गिव अप कर रहे हैं, दोनों में से क्या सही रहता। तो इकोनॉमिस्ट आपको मदद करता है ये चूज करने में, आपकी चॉइस बनाने में वो आपको मदद करेगा कि भाई अगर आप मेरी बात मानते हो तो यहां आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग, जो एक इकोनॉमिस्ट होता है वो पॉलिसीज बनाने में सरकार की पूरी पूरी मदद करता है, चाहे वो टैक्स सिस्टम हो, चाहे सरकार कितना पैसा कहां खर्च कर रही है, प्राइस कंट्रोल करना हो, रिसोर्सेस को कैसे कैसे जनता में बांटना है, एक इकोनॉमिस्ट ही इसकी सलाह पूरी बनाता है। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। देखो जो इकोनॉमिस्ट होता है ना भाई वो विद्वान है अपने आप में, उसको पता है आगे चलकर ये चीज महंगी हो सकती है, इस चीज की कमी हो सकती है, ये जॉब्स आगे हम दे सकते हैं, इस चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए, इसका कंजप्शन बढ़ सकता है। तो सरकार को फ्यूचर की प्लानिंग में बहुत हेल्प मिल जाएगी इसकी वजह से। और कैसे वेलफेयर के लिए हम काम कर सकते हैं, गरीबी कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए हमें इकोनॉमिस्ट बहुत से सजेशंस दे देगा। और जो इनइक्वालिटी है, कोई रिच है कोई बहुत ज्यादा पुअर है, सो इकोनॉमिस्ट हमें सजेशंस देगा कि जिससे हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स, हमारा जो जीने का आज का स्टैंडर्ड है शायद वो उतना अच्छा ना हो जो हम चाहते हैं, बट इकोनॉमिस्ट की सजेशन लेकर वो भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहां पे हम समझेंगे कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है इकोनॉमिक्स की भाषा में। तो डिमांड और सप्लाई, जब हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि इसी से ही डिसाइड होता है कि क्या चीज का प्रोडक्शन किसी देश में होना है और कितना प्रोडक्शन होना है, अगर प्रोडक्शन होगा तो कितने प्राइस पर फिर उस चीज को बेचा जाना है। तो ये सारी चीजें आपकी डिमांड एंड सप्लाई ही डिसाइड करती हैं। अब बात करूं डिमांड की तो इसमें ये आएगा कि भाई कोई भी सामान किस क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में जो है आप उसको बनाओगे, क्योंकि आप उसको बनाओगे तो आप ये देखोगे कि क्या लोगों को वो सामान चाहिए, क्या उसकी जरूरत है, क्या लोग उस चीज को खरीद भी सकते हैं, देश में इतनी परचेजिंग पावर है कि लोग उस सब को खरीद पाएं, और एट अ स्पेसिफिक प्राइस दे आर विलिंग टू बाय, क्या वो जो प्राइस है जिस प्राइस पर वो लोग उसको खरीदना चाहते हैं हम उस पर वो सामान बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको समझना है। देखो डिमांड को आप इस चीज से समझ लो, अगर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है
चाहे मान लो वो कोई मोबाइल फोन है, ठीक है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा उसको खरीदना चाहते हैं, भाई किसी चीज की डिमांड ज्यादा आ गई है, तो जो कंपनियां होंगी वो क्या करेंगी, उस सामान को स्पीड से बनाने लगेंगी, है ना, एकदम स्पीड लगा के उसको बनाएंगी और ज्यादा से ज्यादा उनका प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनको पता है इस चीज की डिमांड है और हमने उसको प्रोड्यूस कर दिया है और वो बिकेगा भी और उसके बाद पैसा आएगा भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल वॉन्ट मोर स्मार्टफोन्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्मार्टफोन्स चाहिए, तो कंपनियां प्रोड्यूस करेंगी, मार्केट में फोन आएंगे और कंपनियां बेचेंगी, अपना फायदा निकालेंगी। ये है डिमांड का इफेक्ट, कि जब लोगों की डिमांड होती है तो वहीं से प्रॉफिट बनता है कंपनियों का। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है, देखो कि अमाउंट ऑफ गुड्स, एक कितना अमाउंट आप बना पा रहे हो, सप्लाई कितनी दे पा रहे हो, ठीक है, प्रोड्यूसर्स कितना बना पा रहे हैं। अब मान लो अगर आप ज्यादा ही सप्लाई कर दोगे तो उस चीज का रेट फिर कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भी सप्लाई नहीं करनी होती है, डिमांड के अकॉर्डिंग आपको सप्लाई देनी है। लेकिन अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो जाए तो फिर उसी चीज का रेट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर चावल की किल्लत हो गई, फॉर एग्जाम्पल चावल नहीं आ रहा मार्केट में, तो उसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी उसको बेच रहा होगा फिर वो उसको महंगा करके ही बेचेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब उसका प्राइस बढ़ेगा, वो चीज महंगी होगी, तो फिर फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे राइस को, फिर उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है, तो एक स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ पे मामला, जो अभी कमी थी फिर उसको फार्मर्स पूरी कर देंगे। तो ये सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, डिमांड सप्लाई रिलेशन। अब होता क्या है यहाँ पे समझो, हाई डिमांड एंड लो सप्लाई लीड्स टू हायर प्राइसेस। अब किसी चीज की डिमांड तो बहुत ज्यादा हो रही है पर उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो वो चीज फिर बहुत महंगी मिलेगी आपको, वो फिर आसानी से मिलेगी भी नहीं, पहली बात। और अगर बहुत हाई सप्लाई है और डिमांड उसकी बिल्कुल कम है, जैसे मान लो कभी कभी टमाटर बहुत सस्ते मिलते हैं, है ना, 20-25 रुपए किलो मिल जाते हैं जब बहुत भर भर के आ रहे होते हैं, बट कभी अगर उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाए, वही टमाटर 80-90 रुपए किलो तक भी पहुंच सकते हैं। तो यहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि व्हेन पीपल वांट मोर ऑफ समथिंग, बिजनेसेस प्रोड्यूस मोर, यानी कि लोगों को ज्यादा चाहिए तो वो जो भी बिजनेसमैन होंगे उस चीज को कंपनियां ज्यादा बनाने लगेंगी, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं हम, यही है, आपकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई आएगी, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई मिलकर काम करते हैं जब हम मार्केट की बात करते हैं। 5 मेन एडवांटेजेस ऑफ कंपटीशन इन मार्केट इकोनॉमी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जब एक इकोनॉमी के अंदर हम मार्केट इकोनॉमी वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब यह है कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे और हर कोई अपना अपना सामान मार्केट में उतारेगा। तो इससे क्या होगा, लोग एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो वो अपना सामान दूसरे से बेहतर बनाएंगे, तो हम तक जो चीज पहुंचेगी वो बहुत अच्छी पहुंचेगी। और इससे क्या होगा, जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो हर कोई चाहता है कि मैं दूसरे वाले से ज्यादा अच्छा लगूं, तो वो इनोवेशन, कुछ नया रिसर्च करेंगे, कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इससे। और लोगों के पास क्या है, जब कंपटीशन होगा ना तो लोगों के पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ जाएंगे। अब लोगों के पास चॉइस बढ़ जाएगी कि भाई ये ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक देख लो, कितनी सारी होती हैं अलग अलग ब्रांड की, है ना, कॉफी इतनी अलग अलग ब्रांड की होती हैं। तो ये मार्केट इकोनॉमी का ही इफेक्ट है कि आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। और फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव, यानी कि जो मार्केट इकोनॉमी है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जैसी डिमांड होती है वैसी ही सप्लाई होती है, मार्केट को स्टडी करके। एंड प्रॉफिट, मेनली जो भी बिजनेसमैन लोग इसमें रहते हैं इस मार्केट इकोनॉमी में, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 चीजें आपको समझ लेनी है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी की वजह से कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसका मेन मकसद क्या है, लोगों को बस पैसा कमाना होता है, किसी के वेलफेयर के लिए काम नहीं होता मार्केट इकोनॉमी में, याद रखना। सब चीजें प्राइवेट होती हैं और कंपटीशन चलता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे में कभी कभी इनकम की इनइक्वालिटी देखने को मिल सकती है कि भाई कोई कोई लोग तो बहुत अमीर हो जाएंगे, कोई कोई स्लम्स में रह रहे होंगे। क्योंकि अगर किसी देश में मार्केट इकोनॉमी होगी तो अमीर लोग बहुत ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब हैं, वो जो रोड साइड दुकानें लगाते हैं, वो जो बाजार लगाते हैं, उनका कुछ भी फायदा नहीं हो पाएगा इसमें। सो सोशल इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। और जब मार्केट इकोनॉमी ज्यादा देश में हो जाती है ना, तो ऐसे में क्या होता है, प्राइवेट जो कंपनी है ना, वो चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आप तड़पते रहोगे, वो जब तक आप बिल नहीं भरोगे, उनकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करोगे, वो आपको एक इंजेक्शन नहीं लगाने वाले, ठीक है। पैसा उनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो आपका वेलफेयर है वो खत्म हो जाता है।
भलाई के लिए कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता इसका कल्याण कर दूं, नो, ये इसकी लिमिटेशंस है। और ओवर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स, अब ऐसे में क्या होता है, जब मार्केट इकोनॉमी ज्यादा चलती है ना, तो बहुत ही ज्यादा लग्जरी सामान वगैरह भी बनने लगता है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं वो पैसा लगा सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। फिर है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे जा सकती है, तो इससे इकोनॉमी अनस्टेबल हो सकती है, मार्केट इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होती है। और जब आप मार्केट इकोनॉमी की स्टडी करते हो, आपको पता है आपको फायदा कमाना है, आपको अपना प्रॉफिट निकालना है, तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज कर दोगे, चाहे वो पानी है, चाहे वो पेड़ काटने हैं, एनवायरमेंट का डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है, प्रॉब्लम है। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी को थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, यानी कि समाज के लिए जब सरकार कुछ करती है तो इसको आप कह सकते हो कि वेलफेयर का काम हो रहा है। सरकार चाहती है कि यहां पर रिच एंड पुअर का गैप को हमें कम करना है, तो ऐसे में गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि भाई किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। यहां प्राइवेट कंपनियां अलाउड नहीं होंगी जब भी हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। अब ऐसे में गवर्नमेंट सभी के लिए फ्री हॉस्पिटल, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट, सभी को बेसिक नेसेसिटीज मिले, इसके लिए काम करती है। सो यहां पर प्लानिंग करना है, प्रॉफिट नहीं कमाना। प्रॉफिट कमाना कहां पे होता है, जहां मार्केट इकोनॉमी होती है। ठीक है, सो प्लान इकोनॉमी यही है कि भाई लोगों के लिए काम करती है, सोशल जस्टिस रहे, इक्वालिटी रहे, ज्यादा अमीर गरीब ना हो जाए देश में, ये इस इकोनॉमी का मेन मकसद है। अब ऐसे में एक कॉन्सेप्ट आता है सोशलिज्म का। सोशलिज्म का मतलब ही यही है कि हमें सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ काम करना है। गवर्नमेंट ही सारी चीजों को ओन करेगी, चाहे वो फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो आपके स्कूल्स हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। और प्लानिंग का सिस्टम होगा सेंट्रल, कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा, लोकल लेवल पर डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, जो भी डिसीजंस हैं वो सरकार लेगी। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कितना सामान, कितनी सर्विस किसको मिलनी है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आप पैसे के दम पर सारा सामान खुद खरीद के नहीं रख सकते, और प्राइवेट सेक्टर का रोल खत्म हो जाएगा और लोगों की जो जरूरतें हैं उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। सभी को खाना मिले, है ना, सभी को एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर सभी को मिले, सभी को रहने के लिए घर मिले, ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है, जो एक अच्छी सोसाइटी बनाने की बात करता है। सो गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज वेलफेयर ओवर लग्जरीज। गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल्स खोलने हैं, हमें यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स नहीं बनाने हैं ब्रांड्स के, क्योंकि वेलफेयर यहाँ पर प्रायोरिटी है, लोगों का भला करना हमारी प्रायोरिटी है, और इनइक्वालिटी को कम करना है, सभी को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करनी है, सोशल जस्टिस करना है, ये सरकार काम करती है इस पे। और यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी सरकारी चीजें ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती, ये इसकी कमी है। आप सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो हो सकता है उतना एफिशिएंट तरीके से आपका इलाज ना हो, पढ़ाई उतनी अच्छी ना मिले, यहाँ सारा काम बहुत स्लो हो, इनोवेशन या नई चीजें बहुत कम हो, है ना, और आपको चॉइस बहुत कम मिले। अगर आप सरकारी कोई भी चीज कर रहे हो तो आप ज्यादा ऑप्शंस आपको फिर मिलते नहीं, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये सेंट्रली प्लान्ड का मतलब यही होता है, सेंट्रल यानी स्टेट, यानी कि सरकार, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करेगी, चाहे वो बनाना हो, चाहे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो। ठीक है, इसमें कोई फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं होगी। इसको कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है कि ऊपर से कमांड आएगी, उसी के अकॉर्डिंग सब काम करना है, खुद से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी होती है उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। यानी कि ये आप नॉर्थ कोरिया चले जाओ, चाइना में चले जाओ, वहां पर सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, दूसरा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई प्राइवेट कंपनी की वहां पर नहीं चलती। तो अगर आप प्लानिंग के साथ सब करोगे ना, तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाओगे, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, सभी लोगों तक वो प्रोडक्ट्स आपके पहुंचने लगेंगे, और सोशल वेलफेयर यानी कि समाज का भी आप भला करोगे। तो ये है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो देखो भाई, जो प्लान इकोनॉमी होती है हमेशा इसके फायदे नहीं होते हैं, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं। तो सबसे पहले लैक ऑफ इंसेंटिव। जो लोग यहाँ पर काम करेंगे ना गवर्नमेंट के लिए, उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, उनको कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, उनको पता है हमारी फिक्स सैलरी है, इतना ही काम करना है। तो ऐसे में क्या है, वो एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। लेकिन यही अगर मार्केट इकोनॉमी होती,
आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है, तो आपको इंसेंटिव मिलता है, तो आप और ज्यादा मन लगा के काम करोगे, ठीक है। तो इंसेंटिव या मोटिवेशन नहीं होता। इसके अलावा प्लानिंग कभी कभी सही से नहीं हो पाती है। सेंट्रल प्लानिंग जो होती है ना, वो डिमांड को समझ नहीं पाती। या तो सरकार इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर देगी, खरीदने वाले लोग इतने होंगे नहीं, या तो फिर सामान वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये देखने को मिलता है अक्सर। आप किसी सरकारी वो केमिस्ट पे चले जाओ, तो जो दवाइयां काम की हैं वो आपको मिलेंगी नहीं, जो काम की नहीं है वो भर भर के पड़ी हैं। तो इसी को आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्लो, देखो जो सरकारी काम होता है उसमें अधिकारी ये ज्यादा काम मतलब डिले करते हैं, है ना, हैवी ब्यूरोक्रेसी, डिले हो जाता है, या फिर जो बदलाव जल्दी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है यहाँ पे ज्यादा। इसके अलावा लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, लोगों के पास चॉइस नहीं होती है, ठीक है, गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है क्या बेचना है, क्या खरीदना है। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत बारी कुछ गलतियां भी कर सकती है, जैसे भाई प्लानिंग कर रही है, पता चला यहां से हाईवे बनाना है, आधा बना दिया, फिर उस जमीन पे विवाद हो गया, वो आधा ही अटका पड़ा है, तो ये भी कभी कभी हो सकता है। या मिसयूज ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, है ना, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस कभी कभी वेस्ट भी हो सकते हैं, और इसका आउटकम बहुत खराब निकलता है, फिर आपकी इकोनॉमी ऊपर नहीं, फिर आपकी इकोनॉमी नीचे जाएगी। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। अब हम बात करें अगर मिक्स्ड इकोनॉमी, जो तीसरा मॉडल होता है, जो इंडिया में भी है, यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, यहां पर गवर्नमेंट भी रहेगी, यहां दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट इकोनॉमी क्या थी, कैपिटलिज्म वाली जो पीछे हमने पढ़ी थी, और प्लान इकोनॉमी जो सोशलिज्म वाली थी। अब दोनों का ही कुछ कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर वाले भी अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट भी बड़े बड़े सेक्टर्स को कंट्रोल करेगी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, प्राइवेट बिजनेस, आप दिल्ली में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, आपको बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े आपको शोरूम देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो भी बिजनेस कर रहा है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, जो भी बिजनेसमैन है वो चाहता है कि कहीं ना कहीं से मेरा फायदा हो जाए। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो भी काम कर रही है, डिफेंस, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, मेट्रो, ये सारा जितना भी काम है ये गवर्नमेंट के अंडर में है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, रोड, साफ पानी देना, सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। और गवर्नमेंट कानून बनाती है। देखो देश में प्राइवेट बैंक भी हैं, देश में सरकारी बैंक भी हैं, लेकिन जो रूल्स बनाना है, जो आरबीआई है, वो सरकारी है, वो सरकार ही डिसाइड करेगी। सो बड़े बड़े एरियाज पे कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है, बट एट द सेम टाइम प्राइवेट बिजनेसेस का भी बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। सो यहाँ दोनों मार्केट्स साथ में मिलकर काम करती हैं, गवर्नमेंट भी है, मार्केट्स भी हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन फीचर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। प्रॉफिट, एक तरफ प्राइवेट कंपनियां होंगी जो अपना प्रॉफिट कमाएंगी, एक तरफ सरकार है जो कि लोगों के भलाई के लिए काम करती है। इंडिया का एग्जाम्पल दें तो प्राइवेट सेक्टर का, जैसे कार आती है यहाँ पे, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारा सामान ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रेलवे की, बात करें स्कूल कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, हॉस्पिटल की, है ना, जो बड़े बड़े जितने भी जो मतलब यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब सरकार के अंडर में हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब इसका कुछ तो फायदा भी होगा कि बैलेंस रहेगा, है ना, कुछ पॉइंट्स वहां के आ गए, कुछ पॉइंट्स यहाँ के भी आ गए। तो इसका एक तो ये बेनिफिट है कि आप दोनों ही सिस्टम का फायदा ले लोगे, और एक तो इनइक्वालिटी इससे कम होगी, क्योंकि देखो एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी काम कर रही है आपके लिए, और प्राइवेट कंपनियों के भी ऑप्शन आपके सामने है। तो जिसके पास पैसा है वो चला जाए, नहीं है तो सरकार तो आपके लिए करेगी ही करेगी। तो वेलफेयर भी यहाँ पर साथ साथ चलता है, और ग्रोथ भी होती है, इनोवेशन भी होता है, देश भी आगे बढ़ता है, सरकार भी अपना काम कर रही है, प्राइवेट कंपनियां भी कुछ ना कुछ आइडियाज ला रहे हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी फ्लेक्सिबल हो जाती है, हम समय के साथ बदल पाते हैं, अगर कोई चीज पे चेंज करना है तो वो पॉसिबल है। अनलाइक जो सोशलिज्म वाली इकोनॉमी थी वो तो बहुत रिजिड है, उसमें आप एकदम से चेंजेस नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ इसकी लिमिटेशंस है। देखो हर चीज अच्छी नहीं होती, कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। तो बात करें लिमिटेशंस की, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा या प्राइवेट वाले कंट्रोल करेंगे, इस पे कभी कभी क्लैश हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, गवर्नमेंट उसको अच्छा कर रही है, प्राइवेट वाले बोले भाई ये तो हमें बनाने दो, हमें पैसा कमाना है ना। एफिशिएंसी इश्यूज भी आ सकते हैं, टू मच रेगुलेशन, इससे अगर ज्यादा ही सरकारी कंट्रोल होगा तो चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी, या अगर बहुत ही
आप सरकार कुछ करोगे ही नहीं, सरकार के हाथ में कुछ होगा ही नहीं, तो भी चीजें हाथ से निकल जाएंगी भाई, गरीबों का नुकसान हो जाएगा। तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं इसमें बैलेंस बिगड़ जाता है कभी कभी। और यहां पे गवर्नमेंट का क्या रोल है, जैसे हम इंडिया की बात करें, सरकार का क्या काम है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर गवर्नमेंट को काम करना है। तो ऐसे में हमें हाथ मिलाना है, कंपनियों को बुलाना है अपने देश में। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, गवर्नमेंट लोगों को एसेंशियल चीजें देगी। आपका एजुकेशन है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सरकार आपको मेनली प्रोवाइड करवाएगी। और प्राइवेट सेक्टर जो है मे नॉट प्रोवाइड देम फेयरली, प्राइवेट सेक्टर शायद आपको ये सब चीजें इतनी आसानी से ना दे जो सरकार आपको ये सब दे देगी। रेगुलेटिंग द मार्केट, अब सरकार का काम है कि भाई जो अगर प्राइवेट कंपनियां भी हैं आपके देश में, आपको पता है, तो आप ये देखोगे कि वो ट्रेड गलत तरीके से ना करें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मोनोपोली, किसी एक कंपनी की मोनोपोली ना बन जाए कि वो एक कंपनी ही सब कुछ बना रही है, वो एक कंपनी ही सब कुछ देश में बेच रही है, ऐसा ना हो। कंज्यूमर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये गवर्नमेंट को देखना पड़ता है। हमारे जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद है वेलफेयर इकोनॉमी। यही आपकी वेलफेयर इकोनॉमी का मतलब है कि जहां सरकार लोगों के भलाई के लिए काम कर रही है, वेलफेयर के लिए काम कर रही है, वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर लोगों का भला करो भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है, देश को भी आगे बढ़ाना है, इनकम, देश में जो पैसा है वो सभी के पास लगभग इक्वल हो, ऐसा ना हो कोई बहुत रिच है तो कोई बहुत पुअर है। सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, जहां पर ये कहा जाता है कि सोसाइटी में है ना ज्यादा इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो, सभी को अपॉर्चुनिटी इक्वल मिले। अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है राइट टू एजुकेशन है, आप पढ़ो जाके, पर क्या आपके पास पैसा ही ना हो तो आप पढ़ोगे कैसे? प्राइवेट वाला तो पढ़ लेगा जाके, सरकारी वाला कहां से पढ़ेगा? तो ये तो वही बात हो गई कि भाई ये अन्याय हो रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो सरकार यहां पर काम करती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट बेसिक सर्विस आपको देगी, जैसा मैंने आपको बताया, ये सरकार का काम है ये सब करना। वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट बनाएगी, चाहे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देनी हो, चाहे बुजुर्गों को पेंशन देनी हो, चाहे सब्सिडी देनी हो आपके सिलेंडर वगैरह पे, चाहे एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम चलाना हो, रोजगार मेला वगैरह, ये सरकार इसमें काम करेगी, आपका वेलफेयर का काम करेगी। और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कानून भी बनाती है, ठीक है। जो वर्कर्स हैं अगर वो काम कर रहे हैं ना, तो भाई उनका भी कानून होता है, उनके लिए भी एक्ट्स, लॉज वगैरह बने हुए हैं, कोई उनके साथ गलत काम नहीं कर सकता। ट्रेड के भी रूल्स बने हुए हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल के भी रूल्स बने हुए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बने हुए हैं। तो गवर्नमेंट ये सब काम करती है लोगों को बचाने के लिए। और इसके अलावा जो अमीर लोग होते हैं ना, उनसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ताकि ऐसा ना हो वो बहुत ज्यादा पैसा कमा के बैठे हैं और वेलफेयर के लिए कुछ दे ही नहीं रहे। तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती है, फिर उस टैक्स के पैसे को गरीब लोगों के ऊपर लगाती है, जो पब्लिक स्कीम्स बनती हैं उसके ऊपर लगाती है। तो इससे क्या है, सोसाइटी में गवर्नमेंट एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। अब जो सक्सेस होती है ना, जो आपकी कामयाबी होती है, वो हमेशा इनकम से नहीं देखी जाती कि बस पैसा है तो वो कामयाब है। नो, इनकम सिर्फ अकेली जरूरी नहीं है, यहां पर लिटरेसी रेट भी देखना होता है कि कितने आप पढ़े लिखे हो, साथ साथ आपकी हेल्थ कंडीशन, सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता। क्या आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है ना, क्या आपके पास रोजगार है, क्या आप अच्छा जीवन जी पा रहे हो, इसी के साथ सक्सेस को मेजर किया जाता है कि आपकी लाइफ अच्छी है, आप पढ़े लिखे हो, आप फिट हो, तो आप कह सकते हो कि हाँ जी मैं सक्सेसफुल हूं। तो ऐसे में जो रिसोर्सेस है ना, जो पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकल रहा है वो यही जा रहा है कि ये जो बेसिक चीजें हैं, अगर ये रिसोर्सेस ही ना हो हमारे पास तो शायद हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जैसे वर्कर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अगर ये सब लोग ना हो तो हम तो भाई कुछ कर भी नहीं पाएंगे। कैपिटल रिसोर्सेज हो गए जैसे मशीनें, फैक्ट्रियां, रोड, बिल्डिंग्स, तो ये सब चीजें चाहिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और ये रिसोर्सेज होंगे तभी हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो हमें सस्टेनेबल यूज करना है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि थोड़ा दिमाग लगा के यूज करो, फ्यूचर में भी जनरेशन अभी आएंगी, ये धरती खत्म नहीं हो रही है भाई, आने वाले लोगों के लिए भी कुछ बचा के रखना है, ठीक है। और वेस्ट मत करो, जितना हो सकता है रिसाइकलिंग करो, दोबारा से रीयूज कर लो उस चीज को, और एक बैलेंस के साथ डेवलपमेंट करो। कोई भी चीज को आज यूज कर रहे हो सो माइंडफुल, एकदम सोच समझकर
वाइज तरीके से यूज करो। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फेयर एंड इक्वल सोसाइटी। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है सरकार उसको कैसे समाज में बांट रही है, और ये बांट क्यों रही है, ताकि सोसाइटी में फेयरनेस रहे, सोसाइटी में सभी के साथ एक तरीके से, एक कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिलाकर हर कोई खड़ा हो सके। ये ना हो कोई बहुत अमीर हो गया इंडिया में और कुछ लोगों के पास खाना भी नहीं है। सो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, इसके लिए टैक्स लगा रही है, सब्सिडी एंड ऑल, जो मैंने पीछे बताया, राशन का सिस्टम होता है, आपको राशन की दुकानों पर गेहूं, चीनी ये सब मिल जाता है, और सस्ते में आपको एजुकेशन मिल जाती है, हॉस्पिटल में आपको हेल्थ सर्विसेज मिल जाती हैं, है ना, पेंशन्स मिल जाती हैं। ये सब सरकार कर रही है, क्यों कर रही है, ताकि इक्वल सोसाइटी बन पाए। तो एक यहां पे वर्ड आया है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना, इंडिया को ऐसा देश बनाना है जहां इंडिया सारी चीजें खुद प्रोड्यूस करे। ठीक है, लोकल यानी कि वोकल फॉर लोकल, अपना यहीं का बनाओ, स्वदेशी इंडिया का प्रोडक्ट यूज करो, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, हमें किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े, खुल के करो जो करना है, और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा इंडिया बहुत स्ट्रांग बन पाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।